Hello friends, I am Anup Chaudhary. Today I am going to discuss electrical capacitor. The very first topic of electrical capacitor is capacitance. Capacitance. Capacitance of a conductor or body is defined as its internal property by which it stores charge on its surface. कोई भी बॉडी या कंडक्टर अपने सरफेस पे जो चार्ज स्टोर करने की प्रॉपर्टी रखता है, सरफेस पर चार्ज स्टोर करने की जो प्रॉपर्टी रखता है, उसी प्रॉपर्टी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। इफ अ बॉडी स्टोर्स कैपिटल Q चार्ज at potential capital V, then capital Q is directly proportional to capital V, means जैसे जैसे पोटेंशियल बॉडी का इंक्रीज करता जाएगा, वैसे वैसे बॉडी पे स्टोर चार्ज का अमाउंट भी इंक्रीज करेगा, मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज करेगा। और दिस स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज और Q इक्वल टू CV, वेयर C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द बॉडी, कैपेसिटेंस ऑफ द बॉडी और कंडक्टर। फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 1, C is equal to Q by V. Therefore, numerically, capacitance of a body is defined as the amount of charge stored by the body for per unit potential or potential difference appearing there. Its unit, अगर हम यूनिट की बात करें तो इस फार्मूले से यूनिट कूलाम पर वोल्ट, इसको हम फैरेड भी कहते हैं, कैपिटल F से डिनोट करते हैं। फैरेड एक बहुत बड़ी यूनिट होती है, इसलिए हम दूसरी छोटी यूनिट्स यूज करते हैं, जैसे 1 माइक्रोफैरेड 10⁻⁻6 फैरेड और 1 मिली फैरेड 10⁻³ फैरेड और 1 पिको फैरेड 10⁻⁻12 और 1 पिको फैरेड 1 पिको फैरेड इज इक्वल टू 10⁻⁻12 फैरेड। यहां से हमें ये पता चलता है कि कोई बॉडी जो की प्रॉपर्टी जो होती है, जिसकी वजह से वो अपने सरफेस पर चार्ज स्टोर करती है, उसकी इसी प्रॉपर्टी को कैपेसिटेंस कहते हैं। न्यूमेरिकली इट इज डिफाइंड एज द चार्ज स्टोर बाय बॉडी फॉर पर यूनिट पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस अपीयरिंग ऑन द बॉडी। Now, the body which stores the charge, which exhibits the property of capacitance or stores the charge, is called capacitor. उस बॉडी को जो चार्ज स्टोर करता है या जो चार्ज स्टोर करने की प्रॉपर्टी या कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी शो करता है, उसी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। क्लियर? नाउ जब हम सपोज करते हैं नेक्स्ट हेडिंग एनर्जी स्टोर on a capacitor. Capacitor. Energy stored on a capacitor. हम एक बॉडी ले लेते हैं, इसको कुछ चार्ज दे देते हैं। इनिशियली जब हमने कुछ चार्ज दिया, सपोज करो कैपिटल Q चार्ज वी हैव गिवन टू इट, और इसके बाद हम इंफिनिटी से या उस पॉइंट से जहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो, dq चार्ज इस पे लाना चाहते हैं। जो पहले से स्टोर चार्ज है, ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा इन दिस वे। जब इस चार्ज को लेके आ रहे थे, जो स्मॉल सा चार्ज दूसरा लेके आ रहे हैं, तो वो 0 पोटेंशियल से लेके आ रहे हैं, और जो बॉडी है q चार्ज होने की वजह से इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल ऑलरेडी होगा। क्लियर? तो इस चार्ज dq चार्ज को लाने में इस बॉडी के इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑलरेडी चार्ज प्रेजेंट है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। ये वर्क बॉडी पे एनर्जी के फॉर्म में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर हो जाएगा। बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, और जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें ये वर्क स्टोर हो जाएगा। इसी को हम बॉडी की पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। सो इफ वी आर गोइंग टू डिफाइन व्हाट इज कॉल्ड energy stored on a capacitor, then we will define it as the work done in charging a capacitor. The work done
in charging a capacitor is stored in the electric field generated by the capacitor as its electrical potential energy. किसी बॉडी को, किसी कैपेसिटर को चार्ज करने में हमें जो वर्क करना पड़ता है वो वर्क इस कैपेसिटर के द्वारा जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर हो जाता है। इसी एनर्जी को जो उसमें स्टोर हो गई है उसको कैपेसिटर की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक, दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी which is stored on capacitor is given by E equal to half CV square is equal to half Q into V is equal to half Q square by C। ठीक, इसका डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन, पहला मेथड इसमें हमारे पास है इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन मेथड, let a capacitor of capacitance capital C is charged up to potential capital V, then charge stored by the capacitor is given by Q is equal to C। मेरे पास कोई भी शेप हो सकता है, इस पे मैंने, इस कैपेसिटर पे मैंने Q चार्ज प्रोवाइड किया, ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। इसके बाद इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। इसके बाद हम, जैसे वहां बताया था, इंफिनिटी से या उस पॉइंट से जहां का पोटेंशियल जीरो होगा, इस कैपेसिटर को और dq चार्ज प्रोवाइड करेंगे। हम कहेंगे यहाँ पे लेट dw वर्क इज डन in further charging the capacitor by charge dq। therefore work done is equal to potential difference, कैपेसिटर का पोटेंशियल v है और जहां से चार्ज लेके dq को आ रहे थे वो जीरो पोटेंशियल पे है, v माइनस जीरो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, इट कम्स आउट टू बी, v को मैं लिख सकता हूं q बाई c इनटू dq। और नेट वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर, नेट वर्क डन, ये कहेंगे W इक्वल टू, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे स्मॉल वर्क डन को, और we will write here W इक्वल टू, dW में हमें ये लिखना होगा, यहाँ Q वेरिएबल है, C कांस्टेंट है। dW अगर हम यहाँ पे देखें, Q वेरिएबल है, dQ आ रहा है, Q वेरिएबल है, C कांस्टेंट है, C बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन से, Q dQ। इनिशियल चार्ज कितना था? 0, और फाइनल चार्ज कितना हो गया? Q। इट कम्स आउट टू बी Q स्क्वायर बाई 2 0 to Q 1 अपॉन C। इस Q की जगह पे अपर लिमिट लिखेंगे Q स्क्वायर, इस Q की जगह पे ये अपर लिमिट माइनस 0 लोअर लिमिट लिखेंगे इस Q की जगह पे स्क्वायर अपॉन 2। इट कम्स आउट टू बी हाफ Q स्क्वायर बाई C। देयरफॉर हमें पता है एनर्जी स्टोर है वर्क डन के बराबर है, तो ये मेरे पास आ जाएगा हाफ Q स्क्वायर बाई C। अगर हम Q को C इंटू V लिख दें तो ये आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर। हमने इक्वेशन नंबर 2 में Q की जगह पे CV लिख दिया है, और हाफ Q इंटू, इस Q स्क्वायर को Q इंटू Q लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा Q इंटू V। पे Q इंटू Q लिखा तो एक Q अपन C को हमने V लिखा और Q को वैसे ही रहने दिया। ये 3 फार्मूले हैं, जैसी जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंग हम फार्मूले यूज करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएबल्स और डेटा गिवन इन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और क्वेश्चंस। नाउ बी टाइप ऑफ डेरिवेशन, इसको हम कहते हैं ग्राफिकल डेरिवेशन। ग्राफिकल डेरिवेशन
ग्राफिकल डेरिवेशन में हमें पता है जो Q इक्वल टू CV होता है, और हम कह सकते हैं Q प्रोपोर्शनल टू V। इस ग्राफ को अगर प्लॉट करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा, y एक्सिस पे चार्ज लेंगे, x एक्सिस पे पोटेंशियल लेंगे। सपोज करें कि ये V पोटेंशियल पे इस पे Q चार्ज स्टोर होता है, तो एरिया अंडर द कर्व दिस इज इक्वल टू वर्क डन और एनर्जी स्टोर। देयरफॉर एनर्जी स्टोर की बात करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया जो आएगा वो Q इंटू V देगा। क्योंकि यहाँ पे CV रखेंगे तो हाफ CV स्क्वायर आ जाएगा, Q इक्वल टू CV यहाँ पे प्लेस किया, और V की जगह पे Q अपॉन C, तो हमारे पास फॉर्मूला Q स्क्वायर बाई C आ जाएगा थर्ड, जहाँ पे हमने V इक्वल टू Q बाई C रखा है इक्वेशन नंबर 1। ये बेसिक थ्योरी थी इसकी। कुछ क्वेश्चन इस पे हम वर्कआउट कर दे रहे हैं, और सिंपल क्वेश्चंस। क्वेश्चन है मेरे पास, a capacitor of capacitance 10 microfarad is charged up to potential. A capacitor of capacitance 10 microfarad is charged up to potential 100 volt. Find charge and energy stored in the capacitor. मेरा क्वेश्चन ये है, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड है और जिसको हमने 100 वोल्ट तक चार्ज किया है, उस पर टोटल चार्ज कितना स्टोर हुआ और उसका एनर्जी कितनी स्टोर हुई, उस पर इन दोनों को कैलकुलेट आउट करना है। हमारे पास सॉल्यूशन में अगर देखें, Q इक्वल टू CV, C 10 इंटू 10 पावर माइनस 6 फैरड इंटू वोल्टेज 100, इट कम्स आउट टू बी 10 पावर माइनस 3 कूलम। Now energy stored is equal to half CV square is equal to half C 10 into 10 power minus 6 into V 10 की पावर 2 का होल स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा 5, it comes 5 into 10 पावर माइनस स्क्वायर है यहाँ पे 2 जूल और 0.05 जूल। इसी के बेसिस पे सिंपल क्वेश्चंस आते हैं जिसको हम वर्कआउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a capacitor stores 100 microcoulomb charge, 100 microcoulomb charge at potential 20 volt. Find capacitance of the capacitor and energy stored by capacitor. तो ये हमें पता है चार्ज दिया हुआ है कैपेसिटर पे, एंड ये जो है पोटेंशियल दिया हुआ, जैसे कि यहाँ पे मैंने डिनोट किया हुआ है। सो कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना हो तो ये Q अपॉन C के बराबर, Q अपॉन V के बराबर होता है। Q मेरे पास है 100 माइक्रोकूलम एंड V है 20 वोल्ट, 25 जार दैट इज 5 माइक्रोफैरड। एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू हाफ Q इंटू V। जो डेटा दिया हुआ है मैं उसी का यूज कर लूँ, ज़्यादा अच्छा है। हाफ Q 100 माइक्रोकूलम into V 20, it comes out to 10 power minus 3 joule। क्लियर? अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए एक कैपेसिटर अपनी एनर्जी कहाँ पे स्टोर करके रखता है, where the energy of a charge capacitor is stored, then I will answer that the charge capacitor has electric field associated with it। किसी भी कैपेसिटर पे जो चार्ज स्टोर होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे भी होगी, जितने भी स्पेस में होगी, वहां पर उतने स्पेस में कैपेसिटर अपनी हाफ CV स्क्वायर वाली एनर्जी स्टोर करके रखेगा। नाउ
different types of capacitors, different types of capacitors। सबसे पहला पॉइंट टाइप की बात आएगी, सिंगल स्फीयर कैपेसिटर। सिंगल स्फीयर कैपेसिटर, यहां लिखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ ए hollow sphere, hollow conducting sphere of radius capital R। तो यहां पे अगर ये एक मेटेलिक स्फीयर हो जिसका रेडियस कैपिटल आर है, हमें इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है। किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालने के लिए केवल हम एक काम करेंगे। काम हम क्या करेंगे, उस बॉडी को, उस कैपेसिटर को चार्ज दे देंगे और देखेंगे कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जहां से जहां तक अपीयर करती है, एग्जिस्ट करती है, वहां पर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। अगर उसको V मान लें तो C = Q/V। इस फॉर्मूले से हम डेरिवेशन कर लेंगे। एक बात और ध्यान रखने की है, अगर एक सरफेस है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सरफेस से स्टार्ट होगा, चार्ज होगा तब इसके सरफेस से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक चली जाएगी, तो इसके सरफेस का पोटेंशियल इन्फिनिटी का पोटेंशियल देखेंगे। अगर दो सरफेस है तो एक पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगा, नेगेटिव पोटेंशियल पे होगा, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, उसी को हम कैपिटल V कहेंगे और इस फॉर्मूले को यूज करके हम कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। खैर अब हम इसको देखते हैं सिंगल स्फीयर कैपेसिटर को। लेट कैपिटल Q चार्ज बी गिवन to the sphere, to the sphere। ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा अपने सरफेस से इंफिनिटी तक। इंफिनिटी का जो पोटेंशियल होगा वो हमारे पास 0 आ जाएगा और जो इसके सरफेस का पोटेंशियल है वो KQ/R आ जाएगा। ठीक, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस V = VS - V infinity K/R -0 और V = K को मैं लिख सकता हूँ 1/4πε0 Q/R। Therefore capacitance of the single phase capacitor C = Q/V। Q मेरे पास Q ही रहेगा, V 1/4πε0 into Q/R। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा C = 4πε0 R। ये तो मेरे पास एक फार्मूला आ गया, या इसी को मैं R/K भी लिख सकता हूँ, दूसरा फार्मूला। यहाँ पे अगर मैं R की वैल्यू, K की वैल्यू लिखूँ तो 1/9 × 10⁹ आ जाएगा R, एंड इट कम्स आउट टू बी 1.11 × 10⁻10। अगर इस फार्मूले को मैं ध्यान रखता हूं तो ऐसा कोई भी कैपेसिटर आता है उसमें कैलकुलेशन मुझे मिनिमम करनी पड़ेगी, मैं जल्दी कैलकुलेट आउट कर दूंगा। सिंगल स्फीयर कैपेसिटर, इसकी प्रॉब्लम यह है कि जो इसकी एनर्जी स्टोर होती है, कैपेसिटर जो कि स्फेरिकल है, इसके आउटर सरफेस से लेकर के इनफाइनाइट के बीच में, मींस अगर इसकी कैपेसिटेंस अच्छी है, इसने ज्यादा चार्ज स्टोर कर रखा है, तो इसका आप यहां से पास कर रहे हो तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको डेंजर में ला सकती है। इसलिए इसको हम कहीं पर यूज जनरली नहीं करते हैं एक्सेप्ट लेबोरेटरी, जहां पर कोरोना डिस्चार्ज या नेचुरल लाइटनिंग की स्टडी के लिए हम इसका यूज करते हैं। नाउ नंबर 2, कंसेंट्रिक, सेंटर एक ही हो, हॉलो स्फीयर कैपेसिटर। मीनिंग क्या है कि यहां पे मेरे पास ये हॉलो स्फीयर है और दूसरा ये हॉलो स्फीयर है, दोनों का सेंटर एक है और यहाँ पे
आउटर स्फीयर को मैंने अर्थ कर रखा है। ध्यान रखें, आउटर स्फीयर को अर्थ करेंगे, कंडीशन कुछ और आएगी, कैपेसिटेंस कुछ और आएगा, इनर को कुछ और आएगा उसके अर्थ करने पर। यहाँ पे हमने इनर के रेडियस को स्मॉल ए एंड आउटर के रेडियस को स्मॉल बी सपोज कर लिया है। जो अर्थेड प्लेट होगी, जो अर्थर सरफेस होगा, इसको हम चार्ज अपनी तरफ से प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसे कैपेसिटेंस को कैलकुलेट आउट करने में हम अगर प्रोवाइड करते हैं तो सबका सब ग्राउंड पे चल जाएगा, ये चार्ज स्टोर करके नहीं रखेगा। उस केस में कितना भी चार्ज इसे दे देंगे, इसका पोटेंशियल जीरो रहेगा, चेंज नहीं करेगा, कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, अगर आउटर स्फीयर हो जाए। तो यहां पे हम इनर स्फीयर को लेते हैं, कैपिटल क्यू चार्ज। इसकी वजह से यहाँ पे इसके इनर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज जो आउटर सरफेस पे इंड्यूस होता है, इसके रिपल्सिव फोर्स की वजह से अर्थ में चला जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से एग्जिस्ट करेगी। हमने हमारा जो कैपेसिटर है उसके दो पार्ट है, एक सरफेस है यहाँ पे जो इनर स्फीयर रेडियस ए का, एक आउटर स्फीयर जिसका रेडियस बी है। हम इनर स्फीयर के पोटेंशियल को वी ए मान लें, आउटर के पोटेंशियल को वी बी मान लें। आउटर का पोटेंशियल जो है वी बी इनर के इस चार्ज की वजह से भी होगा, इस चार्ज के लिए आउटर पॉइंट होगा, तो वहां का पोटेंशियल जाएगा के क्यूब अपॉन बी, प्लस जो इस पे चार्ज माइनस क्यू है उसकी वजह से उसका पोटेंशियल होगा, तो आ जाएगा माइनस के क्यूब अपॉन बी। ये दोनों कैंसिल आउट होकर के जीरो आ जाएंगे। हम ऐसे डायरेक्टली भी कर सकता था, क्योंकि मैंने आउटर स्फीयर को अर्थ कर रखा है तो इसका पोटेंशियल वैसे ही जीरो होगा। अर्थिंग करने का मतलब ही किसी बॉडी के पोटेंशियल को जीरो बना देना होता है। ठीक, इनर स्फीयर के पोटेंशियल को हम देखें तो इसका पोटेंशियल खुद के चार्ज की वजह से होगा। तो ये हॉलो स्फीयर है, इस पे कैपिटल क्यू चार्ज है, रेडियस ए है, तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा कैपिटल क्यू के कैपिटल क्यू बाई इसका रेडियस, प्लस जो बाहर वाला स्फीयर है ये भी कुछ पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा होगा। ठीक, जितना ही अपने सरफेस पे पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा होगा उतनी हर एक पॉइंट पे अपने इनसाइड भी पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा होगा। जितना ये बाहर वाला स्फीयर अपने सरफेस पे पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा होगा उतना ही इस ये चार्ज हॉलो स्फीयर आउटर स्फीयर पोटेंशियल अपने हर जगह अंदर हर जगह इक्वल पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो ये आ जाएगा के क्यू माइनस साइन के साथ अपॉन बी। इट कम्स आउट टू बी के क्यू अपॉन के क्यू अगर कॉमन ले लें तो 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। देयरफॉर जो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सरफेस के बीच में आ जाएगा, इसका ज़्यादा होगा इसका कम होगा, वी ए माइनस वी बी। इसका क्योंकि जीरो है तो हम यहाँ पे इतना ही लिख देंगे 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। नाउ जो कैपेसिटेंस है Q अपॉन V के बराबर है, पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे, Q को हमने Q भी रखा और ये के क्यू 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन के को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ अपॉन बी ए बी माइनस ए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी ए अपॉन बी माइनस ए। इसका जो दूसरा पार्ट है जिसमें मैं इनर स्फीयर को अर्थ करता हूं वो सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन की स्टडी के साथ ही कंप्लीट होगा, उससे पहले नहीं, क्योंकि उसको हम डिवाइड करेंगे सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन में। बेसिकली वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आएगा और फिर वर्कआउट कर लेंगे कि नेट कैपेसिटेंस टोटल सिस्टम का क्या होगा। अभी राइट नाउ एट दिस टाइम इतना ही काफी। Now third type of capacitor, that is cylindrical capacitor. Cylindrical capacitor. Cylindrical capacitor. It consists of two coaxial, एक ही एक्सिस वाले टू कोएक्सियल हॉलो सिलिंडर्स विद आउटर सिलिंडर ग्राउंडेड और अर्थ, यानी कि इसकी मैं अर्थिंग कर दूंगा।
हमने इनर वाले के रेडियस को a माना और आउटर के रेडियस को b माना, और हमें पता है कि हम इनर वाले को, क्योंकि जिसकी अर्थिंग हमने नहीं की है, कि ग्राउंड को कैपिटल Q चार्ज प्रोवाइड कर देंगे, कैपिटल Q चार्ज भी नहीं, इसके इनर सरफेस पे -Q चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। कोएक्सियल है, इन दोनों की एक्सिस एक ही होगी। यहाँ पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस वर्कआउट करना है दोनों सरफेस के बीच में। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ एग्जिस्ट करेगी, यहाँ से स्टार्ट करेगी, यहाँ पे टर्मिनेट कर देगी। हमें इसका पोटेंशियल इनर का नहीं पता है, आउटर का पोटेंशियल 0 पता है। हमें दोनों का पोटेंशियल, हमें जो VB है यहाँ पे आउटर की अर्थिंग कर दी है, वो उसका पोटेंशियल हमें पता है। हमें यहाँ का पोटेंशियल निकालना है या इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमको वर्कआउट करना है। हम क्या करेंगे, हम एक्सिस से r डिस्टेंस पे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्कआउट कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करती है। हम एक गॉसियन सरफेस चूज करेंगे, choosing a Gaussian surface which is passing through this point, suppose this point is P, and enclosing the charge symmetrically. हमने जब गॉस थ्योरम पढ़ा था तो हमने कहा था कि एनक्लोज करने का मतलब अपने अंदर बंद करना होता है। नहीं, आप सॉलिड स्फीयर की वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे हम, तो जो एनक्लोज हमने चार्ज लिया था, हमने सरफेस को सिमेट कर लिया था। उसके अंदर कुछ चार्ज एनक्लोज भी हुआ था, कुछ चार्ज बाहर रह भी गया था। जब इनसाइड द सॉलिड स्फीयर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट आउट कर रहे थे, तो हमारे पास जो गॉसियन सरफेस होना चाहिए वो चार्ज के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए, चाहे चार्ज अंदर हो या चार्ज बाहर हो, दूसरा क्लोज होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है। अगर इस कर्व सरफेस पे, गॉसियन सरफेस के कर्व सरफेस पे नॉर्मल देखेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा। नाउ अप्लाइंग गॉस थ्योरम, applying Gauss theorem, closed surface integral of electric field is equal to 1 upon epsilon naught charge enclosed। यहाँ पे अगर कर्व सरफेस की हम बात करेंगे, जो क्लोज सरफेस हम यहाँ पे ले रहे हैं वो कर्व सरफेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो प्लेन सरफेस यहाँ पे आएगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, n कैप इधर होगा, दोनों के बीच का एंगल 90 होगा, जो प्लेन सरफेस आता है सिलेंडर में, और एंगल 90 होने की वजह से जो फ्लक्स होगा वो 0 हो जाएगा। क्लोज सरफेस E ds cos 0 कर्व सरफेस के लिए, ये बेसिकली कर्व सरफेस की बात करूंगा। 1 upon Q enclosed, E बाहर आ जाएगा, ds इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट चार्ज इनक्लोज्ड। ये जो होगा गॉसियन सरफेस का एरिया होगा जहां पर n कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री हो, 90 डिग्री ना हो। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये जो गॉसियन सरफेस का एरिया है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ को अगर हम L मान लें, सपोज कर दें, तो ये गॉसियन सरफेस का एरिया सिलेंडर के कर्व सरफेस के एरिया के इक्वल होगा, दैट इज E इंटू 2 पाई आर एल। इस गॉसियन सरफेस के अंदर इनर सिलेंडर पे जितना भी चार्ज है सब अंदर बंद होगा, एनक्लोज होगा, तो Q एनक्लोज Q आ जाएगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L इंटू Q बाई आर। नो पोटेंशियल डिफरेंस, हम इलेक्ट्रिक जब पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों सरफेस के बीच में निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन चलेंगे, यानी कि यहाँ से चल करके इधर कहीं जाएंगे, राइट टू लेफ्ट, B टू A। तो हम यहाँ पे देखें पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो BA माइनस B, जब हम इसके उल्टा जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो बाद में ये आएगा, पहले ये आएगा, तो इसलिए BA माइनस B इक्वल टू माइनस EDR B टू A। E की वैल्यू रखें तो यहाँ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L और Q कांस्टेंट है, तो Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L बाहर रख लेंगे, माइनस साइन यहाँ से आ रहा है, 1 अपॉन R dr B टू A माइनस Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L लॉग बेस E R आ जाएगा B टू A।
हमने इस पूरी में केवल ये किया है कि यहाँ पे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, गॉस थ्योरम को यूज करके हमने यहाँ पर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के रिलेशन की सहायता से इन दोनों सरफेस जिनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर की एग्जिस्ट करेगी उनका पोटेंशियल डिफरेंस वर्कआउट होता है। Therefore, VA minus VB is equal to minus Q upon 2 pi epsilon naught L log E, अपर लिमिट रखेंगे यहाँ के A log E B, माइनस साइन से मैं अब अंदर मल्टीप्लाई करूँगा Q अपॉन, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसी को मैं B से डिनोट कर रहा हूँ और करके 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L माइनस लॉग ई ए प्लस लॉग ई बी क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल लॉग ई बी बाई ए। देयरफॉर कैपेसिटेंस जो होता है क्यू अपॉन बी, इससे डिवाइड करूंगा मेरे पास आंसर आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन लॉग बेस ई बी बाई ए। ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अगर हम इस लॉग के बेस को, नेचुरल लॉग को 10 के लॉग में, बेस 10 के लॉग में कन्वर्ट करना चाहें तो हम कह सकते हैं C इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन 2.303 लॉग E की जगह पे log 10 आ जाएगा B बाई A। क्लियर? नाउ फोर्थ टाइप ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। Fourth, parallel plate कैपेसिटर। अगर आपने थोड़ा सा पहले इसके बारे में पढ़ रखा है तो आपको बता दूं कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। हम लोग ये जो पैरेलल प्लेट हैं, दो प्लेट हैं, मेटेलिक प्लेट है, एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई हैं और ऐसे पैरेलल रखी हुई हैं, ऐसे। ठीक, अब ये जो प्लेट है वो स्क्वायर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके कंस्ट्रक्शन पे, वो एक रेक्टेंगल भी हो सकता है, वो एक सर्किल भी हो सकता है, ऐसे भी रखा हो सकता है। ठीक, उसका शेप, उसकी ज्योमेट्री कुछ भी हो सकती है, उसकी ज्योमेट्री, उसके शेप के बेसिस पे हम उसका एरिया निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे हम एरिया अभी नहीं निकालना, एरिया को कैपिटल ए एज्यूम कर लेंगे। तो हम यहाँ पे कहेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट्स ऑफ एरिया कैपिटल ए ईच पैरेलल टू ईच अदर एट सेपरेशन स्मॉल डी विद वन प्लेट अर्थ। एक प्लेट की ग्राउंडिंग या अर्थिंग कर देते हैं। तो ये जो प्लेट आपके पास है, ऐसे शेप कुछ भी हो, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो आपको एक लाइन दिखाई देगी। आई एम गोइंग टू ड्रॉ दैट लाइन, और मीन्स हमारे पास शेप अगर रेक्टेंगुलर प्लेट है तो इस प्रकार से होना चाहिए था। इसकी अर्थिंग कर दिया, इन दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस डी है। तो ये प्लेट आपके पास कुछ ऐसे रख दी है मैंने, ऐसे सामने। अगर ऐसे रखूं तो मुझे एक लाइन नजर आएगी, मैं लाइन लेकर के डिराइव करूंगा। तो उस केस में मेरे पास एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये। प्लेट का एरिया ए है एंड इनका सेपरेशन डी। अनअर्थ प्लेट को हमने कैपिटल क्यू चार्ज दे दिया, दूसरी प्लेट पास में रखी हुई है, माइनस कैपिटल क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। इसको मैं रख कर दे रहा हूं। अब मैं इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा, Q को V से डिवाइड कर दूंगा, कैपेसिटेंस आ जाएगा।
लिखा सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट्स, सरफेस चार्ज डेंसिटी टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। लेट E1, ये कोई P पॉइंट है, E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट। ये पॉजिटिव प्लेट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दूर की तरफ होगी, नेगेटिव प्लेट की वजह से इसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी। ठीक, E1 जो फील्ड है वो सिंगल लेयर ऑफ चार्ज की वजह से है। ठीक, दिया जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 भी इतना ही आ जाएगा। सिग्मा मैंने यहाँ पे नेगेटिव ले लिया, नेगेटिव होगा लेकिन इसकी वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का मैं यूज पहले ही कर चुका हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को मेंशन करने के लिए। यहाँ केवल मैग्नीट्यूड को लेके चलना। नेट फील्ड आपके पास आ जाएगी E इक्वल टू E1 प्लस E2, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को Q बाई A लिखें तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट A आ जाएगा। क्लियर? Now the potential difference between these two plates is equal to E into D। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास कांस्टेंट है, वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है, therefore I have to use this formula is equal to Q upon epsilon naught A into D, therefore capacitance C is equal to Q upon V, Q upon QD by epsilon naught A। यहाँ से V की वैल्यू कर दी, Q से Q कैंसिल आ जाएगा, हो जाएगा, और C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ये हम वर्कआउट कर लेंगे। क्लियर? यहाँ पे हम कुछ बातें कंक्लूड कर सकते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। पहली बात, अगर कैपेसिटेंस की बात करें, कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल ए एंड बी बार सेकंड पॉइंट दैट कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर्स। मींस अगर सेपरेशन को डिक्रीज करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगी, कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगी, और अगर डी को इंक्रीज करेंगे तो डिक्रीज कर जाएगी। जबकि एरिया को इंक्रीज करने पर कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की इंक्रीज करेगी क्योंकि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डिक्रीज करेंगे डिक्रीज कर जाएगी। ऐसा क्यों होता है इस बात को हम समझ लें, केवल फॉर्मूले बेसिस पे नहीं, इसका फिजिकल एस्पेक्ट भी समझ लें। ठीक, समझ लें इसको। हम इसमें ए बात की बात करें, Q इज प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, मींस अगर कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल A। अगर कैपिटल A इंक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज करेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कैपिटल A इंक्रीज करके हमने कुछ चार्ज दे दिया कैपेसिटर को, Q चार्ज दे दिया, तो हमने कहा जो चार्ज डेंसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी Q बाई A, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर आई थी। तो अगर हमने चार्ज को सेम रखा और एरिया को इंक्रीज किया तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इंक्रीज कर एरिया की सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। सिग्मा के डिक्रीज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के डिक्रीज करने से जो पोटेंशियल डिफरेंस था E into D, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रही है, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करेगा, तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज के लिए एरिया इंक्रीज करने पर दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है। C इक्वल टू Q बाई B होता है। सेम चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है। अगर हम दूसरे केस में B पार्ट की हम बात करें कि C प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R, ये R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर चार्ज को हम सेम रखें, एरिया को सेम रखें, मींस सिग्मा कांस्टेंट है, सेम रहेगा। ठीक, अगर R को इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाय पास है, ये भी कांस्टेंट रहेगा, इसको कांस्टेंट रखने पे ये कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, R को इंक्रीज करते हैं तो V इक्वल टू E into R, मींस चार्ज सेम चार्ज के लिए V इंक्रीज कर जाता है R के इंक्रीज करने पर, और हमें पता है जैसे
C इक्वल टू Q बाई V, चार्ज सेम है, डिस्टेंस इंक्रीज किया तो V इंक्रीज कर गया, डिनोमिनेटर इंक्रीज किया, कैपेसिटर डिक्रीज कर जाता है। कई बार ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है, ये एक्सप्रेशन में आना चाहिए। दिस इज द fourth type of parallel this is the parallel plate capacitor or fourth type of capacitor।